हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज सेशन शुरुआत करने से पहले हम लोग आज स्वामी विवेकानंद के कुछ सुविचारों को देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। उन्होंने कहा है कि जैसी सोच आपकी रहेगी वैसे ही खुद आप बनेंगे। यदि खुद को निर्बल मानेंगे तो निर्बल बनकर रहेंगे। आप अपने को खुद को सबल शक्तिशाली मानकर रहेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। एक और विचार है, उसको भी देख लेते हैं। भरोसा भगवान पर है, कहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यदि आप भरोसा भगवान पर करोगे तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है। यदि आप अपना भरोसा खुद पर कर रहे हैं तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। क्या खूब इन्होंने कही है। इन्हीं पंक्तियों को आप लोग अपने जीवन में उतार करके आप अपने जीवन को संवारने का काम करिए। दोस्तों, आज हम लोग मिलकर एक नई पहल की शुरुआत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। वर्तमान समय में बीपीएससी टीआरई 3 को टारगेट करके पढ़ाई जारी है और आज से हम लोग मिलकर एक नई पहल की शुरुआत करेंगे। वो नई पहल है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से बीपीएससी टीआरई के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग, जिसमें प्राइमरी यानी 1 से 5 तक, जूनियर यानी 6 से 8 तक, टीजीटी 9-10, पीजीटी 11-12 में के पेपर में जितने जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका विषयवार एमसीक्यू के रूप में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे परीक्षा से पहले, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग करेंगे। आज से हम लोग सबसे पहले इतिहास को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अन्य विषयों को डिस्कशन करेंगे। इतिहास को हम लोग सबसे पहले 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग प्राचीन इतिहास होगा, दूसरा भाग मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया है। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दमसदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पसाड़ युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को और लौह युग को। तो कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम? तो हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह लोथल है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी? तो गुजरात में लोथल है। दोस्तों, मैं प्रश्नों का व्याख्या नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ गया है। जितना अपने नज़रों से जितना हो सके उतना प्रश्नों को गुजारें। पढ़ने का टाइम चला गया है और यही परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में जो है वो है लोथल। 8 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है?
धौलावीरा से, बनमाली से, कालीबंगा से या लोथल से? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टेराकोटा का हल बनमाली से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से? इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हड़प्पा नगर में खेते हुए जूते के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का 2 भागों में बट गया है ये प्रश्न। यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से, फिर इसका आंसर अगले स्लाइड में दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, ए.के. एन. दीक्षित, ए. स्मिथ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशड़ी। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे वर्तमान में रावी नदी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? वही प्रश्न घुमा कर पूछा है। इंद्र और उनके हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या सोम और पेय पर नामाकृत देवताओं को? तो ऋग संहिता का 9वां मंडल सोम एवं और इस पेय पर नामांकृत देवताओं को समर्पित है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रश्न दिया है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? योग, संख्या, न्याय, वैशेषिक? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, समस्तीपुर में? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली था, योसूद था, विपिन था, प्रभास था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? तो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? प्रश्न दिया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। इसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 से महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 24 है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है?
प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म में से, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो जैन धर्म से संबंधित है। में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है, जबकि जैन धर्म में शरीर को आत्मसात करने की बात कही गई है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मदमन। 26 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब बोध गया में जो बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो ये पंचम पीढ़ी का है। प्रश्न नंबर 27 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? प्रश्न दिया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। प्रश्न नंबर 28 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल उपाले। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? प्रश्न दिया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों में करिएगा। और ये भी बताइएगा कि अगले किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप लोग किस टॉपिक पे पढ़ना चाह रहे हैं। और यदि वीडियो नहीं पसंद आए तो कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या कमी है जो आपको पसंद नहीं आई, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से किस राजा को पाटलिपुत्र बसाया था? दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। इस तरह के इसी से इर्द गिर्द 3 प्रश्न पूछे जा चुके कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्वीकारा था? उदयन ने। किसने उसको मान्यता दी थी? पाटलिपुत्र ने। और किसने बसाया था? उदयन ने। का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? प्रश्न नंबर 33 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगृह जिसे गिरिव्रज कहा जाता है, चंपा थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। अगला प्रश्न है, शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। तो अजातशत्रु की वंश का नाम हर्यक वंश था। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 35 है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने, बी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी ने, डी आर भंडाकर ने। तो सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्लोरर, जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 37 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था?
अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 38 है, इंडिका के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस, प्लिनी। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। घुमा घुमा करके प्रश्न आयोग पूछता है और इस आयोग की यही विशेषता है कि यह प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कॉपी जरूर करता है, इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 39 है, मेगास्थनीज दूत था किसका था? सेलुकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था, यूनानियों का था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मेगास्थनीज सेलुकस का दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदी वर्मन था या बृहद्रथ था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। जूनागढ़ अभिलेख, भित्री अभिलेख, नासिक अभिलेख, सांची अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ का, बृहद्रथ का, खारवेल का, हुविस का? तो खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, और इसका ऑप्शन और पीछे है भोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों से था। इसलिए प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 44 से, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 45 है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त? तो गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो है स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? प्रश्न दिया है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 47 है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के बीच में, या 1525 से 1529 ईस्वी के बीच में, या 1545 ईस्वी से 1552 ईस्वी के 545 ईस्वी से 552 ईस्वी के बीच में, या 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के बीच में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा 515 से 520 के बीच में की थी। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 48 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फहियान ने, हेनसांग ने, इत्सिंग ने, तारानाथ ने? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 50 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर है 51, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 51 है, कर्नाक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन नंबर
ये सही होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मोती सिंह, श्याम सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृष्ट हुई। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उद्धृष्ट हुई थी। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या राजगृह में? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संघरक्ष थे, पार्श्वक थे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बौद्ध संगीति के प्रथम अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में या राजगीर में हुई थी, जो बिहार में राज्य में है। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बारी बारी से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों के बीच उल्लेख है। मतलब इस प्रश्न में बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उनका स्थान किस स्थान से है, संबंध किस स्थान से है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित किया गया है, उनका सुमेलित करना है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। दिया है, जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था, निधन कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिए थे और उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। तो पहला का तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है, दूसरा ऑप्शन नंबर सी में है, प्रथम तीसरा का पहला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 58 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सिमंदर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 59 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर बनवाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के या हर्ष के? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न है प्राचीन इतिहास का। आज का ये पहला पार्ट है, एक और पार्ट आएगा इसका जिसमें प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को कराया जाएगा। ये मेरी मैराथन है। इस मिनी मैराथन को सपोर्ट करिए ताकि मैं और उत्सुक होकर के अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जो आप लोगों को आगे परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। यदि कुछ भी कमी लग रही हो या आप जिस कंटेंट पे मतलब वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर उस कमी को पूरा करूंगी और
उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।